सम्मानित मंच और सभागार में बैठे हुए सभी बुजुर्ग मित्रों और साथियों, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि अध्यक्ष के साथ बात यह होती है कि सबसे अंत में बोलता है, तो ना उसके पास कुछ कहने के लिए नया रह जाता है और न आपके पास सुनने का धैर्य रह जाता है। तो कोशिश करूँगा कि मैं यहीं से बात करूँ। तीस्ता सीतलवाड़ के बोलने के पहले एक सज्जन, बहुत ही सोशल एक्टिविस्ट भी थे, बड़े 1857 पर काम करने वाले थे, बहुत अच्छी, थोड़ी देर के बाद बहुत अच्छी बात की थी। और तीस्ता सीतलवाड़ को मैं जानता हूँ इसलिए कि बीएचयू के गेट पर छात्रों और छात्राओं की समस्या को लेकर हम लोग बराबर कुलपति के सामने वहीं बैठ करके करते रहे हैं। बनारस में कई बार करते रहे हैं और एक बार बनारस में इन्हें आने तक नहीं दिया गया है, रोका गया है, फिर भी 3-4 बार बनारस में इन्हें बुलाया गया है और गुजरात मॉडल को सुना गया है, बच्चों की समस्याओं को लेकर के करता रहा है। तो इनके पहले जो बोले थे, नाम मुझे नहीं याद है, उन्होंने एक बात जाते जाते बहुत जोर देकर कही थी, ऊधम सिंह को मत भूलना, ऊधम सिंह को मत भूलना। क्यों कहा था उन्होंने? उनके कहने का कारण क्या था, मतलब क्या था? हम भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, ये तमाम जो क्रांतिकारी हैं वह तो हमारी जुबान पर बैठे हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो उनको न याद करता हो, राष्ट्रीय स्तर पर न याद करता हो, लेकिन एक ऊधम सिंह को मत भूलना। क्यों कहा था उन्होंने ऐसा? जब यह नरसंहार हो रहा था, उसके चश्मदीद गवाहों में ऊधम सिंह एक टीनेजर्स के रूप में एक किशोर वय का आदमी वहां बैठा हुआ था, जो अपनी आंखों के सामने सज्ञान हो रहा था। वह सज्ञान, उन्हें किशोरावस्था में था, सज्ञान हो रहा था। वह देख रहा था कि कैसे कैसे बूढ़े, नौजवान और बच्चे तक उसमें मारे जा रहे थे। 6 महीने का एक बच्चा भी उसमें नहीं बच पाया था। तो यह जो खतरनाक, जो चीत्कार, जो चिल्लाहट, जो तमाम सारी चीजों को देख रहा था, उसका इतना उसके हृदय पर असर पड़ा। अपने लोगों को मरते हुए देखना, चीखते हुए, चिल्लाते हुए देखना, और उसके बाद खत्म हो जाने के बाद भी बहुत से लोग बचे हुए थे, लेकिन उनका उपचार नहीं ठीक से हो पाने के नाते वो छटपटा के मर गए। कोई दवा नहीं हो पाई, कोई पानी नहीं पिला, यानी इस तरह की स्थितियां थी। वह सब देख चुका था, वह अपनी खुली आंखों से देख चुका था। यही कारण है कि उसके भीतर में उस डायर के खिलाफ जो एक क्रोध फैल रहा था, क्रोध फैल रहा था, वह 20 साल बाद अकेला आदमी अपने देश के लिए, अपने पंजाब के नागरिकों के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख तमाम जो मारे गए थे, एकजुट होकर मारे गए थे, उनकी एकजुटता को लेकर वह पहले जाता है और वहां डायर को गोली मारता है। डायर को गोली मारता है और वह अपना नहीं बदला लेता, वह अपने देश का बदला लेता है। और उसने अपना नाम क्या बताता है? उसका जब नाम पूछा गया, तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा मोहन सिंह आजाद। हाँ, मोहन सिंह आजाद बताया हुआ। यानी तीनों लोगों के भीतर वह अपना नाम ऊधम सिंह नहीं बताया। मैं एक सिख के रूप में अपना परिचय नहीं दिया कि मैं ऊधम सिंह हूं। मैं भारत का नागरिक हूं, भारतीय हूं, एक भारतीय के रूप में अपना परिचय दिया और कहा कि मुझे अपने फांसी हो जाने, अपने डर जान के जाने की कोई चिंता नहीं है, मैं उससे डरता भी नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे बाद हजारों लोग इस प्रकार के उत्पीड़ित होंगे, वहां से आएंगे, वहां से लेके। यह जज्बा सब लोगों में नहीं होता, क्रांतिकारी हो। इसलिए ऊधम सिंह की तुलना या और तमाम लोगों के, भगत सिंह, राजगुरु और चंद्र सिंह, उनके आजाद के पैटर्न पर ही उनको भी उसी प्रकार का शहीद माना जाना चाहिए, जबकि वहां से उन्होंने इसको संकेत किया था। और इसलिए नहीं कि वह दलित समुदाय से आते थे, दलित समुदाय के आते थे। और किसी ने लिखा कि दलित समुदाय के होने के बावजूद उनमें राष्ट्र प्रेम भी भरा था। यह अजीब बात है। दलित समुदाय का जो होगा उसके भीतर राष्ट्र प्रेम नहीं होगा। राष्ट्र प्रेम होने का, राष्ट्र भक्ति होने का दायरा किसी और ने लिया है। दलित हृदय का, अरे राष्ट्र का प्रेम जो होता है वह सब में होता है। जब यह मैं कर रहा था, वहां जब उसने गोली मारी थी, तो गोली मारने के बाद, उसकी घटना के बाद मुझे 1857 का वह जज्बा याद आ गया। 1857 से जोड़कर उसे देखिए। अंतिम बार शाह बहादुर शाह जफर, जब पूरी तरह से दमन कर दिया गया था भारतीयों का और तमाम
ग्रैंड ट्रंक रोड की पेड़ों पर जो है तमाम लोगों की लाशें लटकी हुई थी। एक दमो हो गया था। एक ब्रिटिश अधिकारी ने बहादुर शाह जफर को पत्र लिखा कि यानी अपना काम तमाम कर दिया, तो कहा बाजुओं में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी पड़ी अब तेग हिंदुस्तान की। अब क्या करोगे तुम? तुम्हारे बाजुओं में दम नहीं रह गया, तुम्हारी सेना में दम नहीं रह गया। तो बूढ़ा बादशाह बहादुर शाह जफर जो शायर भी था, उसने उसका उत्तर दिया कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो इसको ऊधम सिंह ने सच करके दिखाया। 1857 में जो बहादुर शाह जफर की चिंता थी कि हमारे गाजियों में जब तक बू रहेगी तब तक यह नहीं हो सकता। तो पंजाब की धरती से उस कत्लेआम को देखने वाला टीनेजर समय का एक लड़का इतना प्रकार से चलता रहा कि वह गाजी बन करके अपने मूड में रहा और उनके इस इच्छा को चरितार्थ किया। इसलिए हमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की क्रांतिकारी परंपरा में तमाम सारे लोगों में जिन्हें अंग्रेजों ने मारा, जिनको जो शहीद हो गए, जो फांसी पर चढ़ गए, या जिन्होंने हत्या की या तमाम तरह से मारा, जो देश के लिए कुर्बान हुए, उसी तरह से उन्हें भी देखा जाना चाहिए। और इस नाते नहीं कि किसी में है तो दलित थे इसलिए उनमें भी राष्ट्र प्रेम था। यानी वो अब तो मुसलमान हैं लेकिन फिर भी उनके घरों में हिंदू कहानियां बड़ी पड़ी हुई, या इस प्रकार की यारी नहीं उसमें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह मैं कहना चाहूंगा कि जो जालियांवाला बाग कल और आज का हुआ बहुत, कल के सामने मैं यह कहूंगा कि जालियांवाला बाग का तो बहुत सारा तमाम सब हम करते रहे। उसका एक पहलू है कि जालियांवाला बाग की वह चुनौती अंग्रेजों को ही नहीं थी, जालियांवाला बाग की चुनौती शासन करने वाले साम्राज्यवादी अंग्रेजों को ही नहीं थी, बल्कि उसके वरस एक दूसरी चुनौती पैदा हो रही थी। जो हमारे हिंदू, कितने हिंदू 220 कितना हिंदू मारे गए, 96 कितना सिख मारे गए, कितना 63 मुसलमान मारे गए, तमाम जातियों समुदायों के लिए वह जो एकजुटता थी, एकजुट जो संघर्ष था, उस एकजुटता के खिलाफ ठीक उसी समय षड्यंत्र हो रहे थे। जिस समय जालियांवाला बाग की घटना हुई उसी समय सावरकर शेड्यूलार्ड जेल में बंद थे, और उसी समय हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी भी उस जेल में बंद थे, महावीर सिंह चौहान से लेकर तमाम सारे। और शेड्यूलर जेल में बंद सावरकर की चिट्ठी अंग्रेजों के पास आती रही है। हम रिहाई की मांग रहे थे, चिट्ठी पर चिट्ठी दे रहे थे, और माफी मांगते हुए माफीनामा मांगते हुए एक दो था, और वहां से बार बार चिट्ठियां लिख रहा था वहां से, और अंत में अंग्रेजों से कहा कि हम आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, हम आपकी जवाबदारी। उनका इतिहास आप जानते हैं, वह पूरी तरह से उनके अधीन होकर के माफी मांग करके और जेल से मुक्त हुए, और इस वादे के साथ कि हम बाहर जाएंगे, हम आपका विरोध नहीं करेंगे और हम किसी प्रकार से आपके उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन वह लौट कर आए, हिंदू महासभा के साथ जुड़ करके संकोला काम तो नहीं करते रहे, हिंदू महासभा के माध्यम से जनता के भीतर, हिंदू मुस्लिम जनता के भीतर फूट पैदा करते रहे। या जो जालियांवाला बाग के समय जो एकता पैदा हुई थी हिंदू महासभा के माध्यम से वह बराबर की जा रही थी। जो सावरकर की किताब थी वह हिंदुत्व पर थी। हिंदुत्व हम कहाँ, अखिल भारतीय स्तर पर जो है हिंदू मुस्लिम भाई और सारी जनता एक होकर के प्रयास कर रहे थे, वहीं षड्यंत्र हो रहा था, क्योंकि उनका लक्ष्य कोई दूसरा था, हिंदू राष्ट्र बनाने का स्वप्न था। और हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है, उनकी एनालिसिस जो थी कि वह हिंदू राष्ट्रवाद का मतलब सवर्ण वर्चस्व वाला हिंदू राष्ट्र, सवर्ण वर्चस्व वाला हिंदू राष्ट्र, या उनकी कल्पना थी, उसमें पल रही थी, और आज ही वही परवान चढ़ करके केंद्रीय सत्ता पर बैठ गई है। वह वही बैठ गई है जो हिंदू मुस्लिम को रोज डराती है। मुस्लिम उनके निशाने पर हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वे सब उनके निशाने पर हैं। यह सब उनके सवर्ण वर्चस्व वाले हिंदुस्तान में नहीं हैं, कहां से उसमें से आएंगे। इसलिए ये सारी चीजें जो हो रही हैं, आज क्या करेंगे आप, इसको है हिम्मत इतनी प्रकार बोलने की, बोलने के लिए हम बड़े लक्ष्यदार बातें बोल लें
किसान आंदोलन के लिए कितना होता है, कितना सब किया गया, लेकिन कितनी बार हम सड़कों पर उतरे हैं, कितनी बार हमने वहां से वो किया है। यानी सहारनपुर की घटना थी जहां लड़की को बराबर रेप किया जाता है, सामूहिक रेप किया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, घर वालों को लाश तक नहीं दी जाती। सहारनपुर में लेकर के किसानों को रौद दिया जाता है, लड़ी के बाद भी हम तक कुछ दिन के बाद भूल गए वहां से कितना होता है। 400 किसान आत्महत्या कर चुके थे वहां बॉर्डर पर बैठे हुए लोगों में। 400 शहीदों को श्रद्धांजलि देने तक का एक शब्द कहने का सरकार के पास कोई होप नहीं था। साल भर तक बैठे रहे, लेकिन एक बार वह नहीं बोला आदमी। बोला तब जब चुनाव आने वाला हुआ और तब किसानों के किया हम उसको वापस लेते हैं। वापस नहीं लेगा वह, इतना घातक है वह कि लेकर के वापसी के नाम पर भी किसी रूप में वह किया जाएगा। इतना निर्मम, इतना यानी निष्क्रिय। अंग्रेजे ही नहीं, अंग्रेज भी घृणा करते थे। अंग्रेजों के साथ घृणा करने का मामला था, जो नरसंहार किया था, निष्ठुरता थी, वह अहंकार ही नहीं था। अहंकार के साथ उनके साथ नस्ल का भेद भी था, नस्ली श्रेष्ठता का दम्भ भी था, इसलिए किया। और इस आदमी के साथ तो कोई तरह से क्रूरता ही क्रूरता है। उनके सबसे बड़े शत्रु हैं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये दोनों हमारा खेल बिगाड़ेंगे। गांधी जी उसमें बेवड़ा डाल रहे हैं कि जो ये हिंदू मुस्लिम एक करके तमाम एक कटा हुआ कर रहे हैं, हमारा खेल बिगाड़ रहे हैं, इसलिए गांधी जी की हत्या भी की गई। मूलधा की सबसे बड़ी बाधा यह बन रहे हैं, इसलिए उस बाधा को ही खत्म कर दो। यह जो अर्थापन गढ़ा जा रहा था, जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, आज वह नैरेटिव पूरी तरह से परिपक्व हो गया है और उनके पीछे, उनके सामने बोलने वाला कोई नहीं है। किसका है वह? जो बोले वहां से जो लोग पड़े हुए बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी उसके, सब जो पड़े हुए हैं जेल में, इस ढंग से पड़े रह रहे हैं, सारे बुद्धिजीवी खड़े हुए हैं। तो हम भले कहले यहाँ से लेकर के कोई बोल नहीं सकता है, कोई चू नहीं कर सकता है, देशद्रोही कहलाएगा। बिना FIR किए सीधे वह जेल में डाल दिया जाएगा। यह रोलट एक्ट जो आपका था, वही रोलट एक्ट तो यहाँ भी है, जो आज भी जिंदा है। जालियांवाला बाग इसलिए जिंदा है कि रोलट एक्ट भी जिंदा है, क्योंकि अंग्रेज ऑफिसरों को यह अधिकार दिया गया था कि उन्हें अधिकार था कि वह किसी भी आदमी को पकड़ करके सीधे जेल में डाल सकते हैं, बिना मुकदमा हुए, बिना किसी तरह से किए हुए। और ऐसा जैसा उन लोगों ने किया था, वैसा तो आज कदम कदम पर हो रहा है। कोई भी हो रहा। हमारे बुद्धिजीवी भीमा कोरे गांव में बराबर देखिए किसके नाम पर बैठे, बरबर राव, तमाम वृद्ध लोग जो है, तमाम जो सेनापति हैं, जो उनकी पाखंडों को, झूठों को उनके खिलाफ जो है बोला था, सब वहां पर जेल में पड़े हुए हैं। किस तरह से पड़े हुए हैं। इसलिए भले हम कहाँ कह लें, लेकिन जहां पर भी दुर्घटनाएं होती हैं, आज ही तो देखिए ना बुलडोजर कांड चल रहा है। अब वहां से जो हनुमान का मार्च निकल रहा है, और कहाँ से निकलता है? हिंदू मुस्लिम इलाकों से। मुस्लिम इलाकों से चलता है तो मस्जिद के पास चला जाता है, तुम्हारा हनुमान शांति जुलूस है, सड़क पर लेकर जाओ। लेकिन नहीं, मुस्लिम को वहां जाएगा। और उनके जो लोग हैं कहेंगे कि पत्थरबाजी यह कर रहे हैं, तलवार यह दे रहे हैं, उसके साथ घटनाएं कर रहे हैं। और किसको कर रहे हैं? पिछड़े समाज के जो नौजवान हैं, उनको भटकाते हुए, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके हाथों में तलवार और यह बात करके उसको गोलित कर रहे हैं। और यह कह रहे हैं उनके लोग कि भाई मस्जिद के पास गए तो मस्जिद के लोगों को उस पर फूल बरसाना चाहिए। और पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं? जबकि पत्थरबाजी करने वाले यह हैं, फूल बरसाने वाले उसमें से बात कर रहे हैं। हम करेंगे भी, बुलडोजर भी हो, जो शासक खुद ही कहता है जो हमारे विरोधी हैं, बात मानेंगे तो मानेंगे, नहीं तो सीधे हम बुलडोजर चलाएंगे। यह है जो उस समय जालियांवाला बाग के समय जो षड्यंत्र बन रहा था, उभर रहा था, वह इतने सालों के बाद आज एकदम परवान पर चढ़ रहा है। और 25 में संघ का स्थापना दिवस है, और 24 में इनका सरकार फिर आने की कोशिश कर रहे हैं, और 25 यहाँ आया। ये जान लीजिए मित्रों, अगर 25 तक ये लोग फिर आ गए तो फिर कोई चुनाव नहीं होने जा रहा है, सुविधा डिक्टेटर होगी। क्योंकि उन्होंने तय किया था, सावरकर का यही कहना था कि हमारे लिए हिटलर का रास्ता भी सबसे बढ़िया रास्ता है, और उसी हिटलर के रास्ते पर ये लोग चल रहे हैं। एक जालियांवाला बाग नहीं, न जाने कितने जालियांवाला बाग आ रहे हैं। और नागरिकता कानून के नाम पर तमाम मुस्लिम लोगों को एकदम से बरकरार करके उस ढंग से किया जाएगा।
हिटलर के गैस चैम्बर की तरह इन सारे लोगों को बंद करके उसमें किया जाएगा। उसके लिए उनकी तैयारियां हो रही हैं, जगह जगह आसाम में, कर्नाटक में उस तरह के वो बना लिए गए। इसलिए इसका कितना बड़ा परिणाम होगा, कितना यह राष्ट्रीय स्तर है। हम अपनी बात तो करते हैं, हमारे यहाँ भाईचारा ये सब तो था, लेकिन कहाँ हुआ था? वह जो नैरेटिव रहा है वह के सामने बन रहा था, वह कितना परिपक्व हो गया है। उसके कल का नैरेटिव आज एकदम सत्ता पर केंद्र है, एकदम से डिक्टेटरशिप कर रहा है, आक्रामक हो गया है, सबको वो कर रहा है। किसी की बोलती बंद है, कोई देशद्रोही कहलाने का भयभीत हो रहा है, कोई जो है पाकिस्तान का समर्थक होने का कर रहा है। इसलिए आप न्यायपूर्ण बातें नहीं कर सकते, दबी हुई होती हैं, वह साहस नहीं है। जब तक आप उठेंगे नहीं यह सब नष्ट हो जाएगा। सड़क पर उतरिए, समूह में आइए, जैसे उस तरह का दिखाया है तब बात होती है, अन्यथा यह कहानी सुनने से, भाषणबाजी करने से ये सब चीजें नहीं होती हैं। साल भर तक किसानों ने संघर्ष किया था, उतनी मुद्दा है किसी में हमारे लोगों में कहीं से नहीं होगी। साल भर तक संघर्ष किया, 400 लोग मरे, उनके शहीद हो गए, उसके बावजूद इतना तक वह करते रहे। ऐसा बनाइए। किसान आंदोलन ने हम सारे लोगों के आंदोलन को आत्मसात कर लिया था। इतना बड़ा आंदोलन हमारे यहाँ 100 साल के भीतर इतना बड़ा आंदोलन हमारे यहाँ नहीं हुआ जैसा ये किसान आंदोलन था। तो केवल प्रशंसा करने, बहादुरी की बात, उस जज्बे को आप सड़क पर लाइए, आप सड़कों पर ले जाइए। कितना ले जा रहे हैं वहां से? इसलिए धन्यवाद मित्रों। मैंने सोचा था कि बहुत थोड़े में अपनी बातें खत्म करूंगा, लेकिन जो ऊर्जा की बातें आ जाती है तो थोड़ा समय उसमें कहना जरूरी हो जाता है, कहना जरूरी होता है, क्योंकि वैसे नहीं होता है। सड़कों पर जब तक नहीं उतरा है हम लोग, कम से कम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तमाम छात्र छात्राओं की समस्या के लेकर के बनारस से लेकर दिल्ली जहाँ भी होता है सड़कों पर उतरता रहा हूँ, वह मौखिक रूप से उन्हें जागरूक करता रहा हूँ। ये चीजें होती हैं। या सोशल एक्टिविज्म अगर हमें नहीं है, अध्यापक होकर आपने अगर किया, पढ़ाया लिखाया तो क्या किया? एक अध्यापक को सोशल एक्टिविस्ट भी होना चाहिए, सामाजिक जागरूकता भी पैदा करना चाहिए, जो काम मैं करने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।